हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं वसंत का पार्ट 2, कक्षा 8 का बस की यात्रा। और ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ये भी 3 भाग में बना है। भाग 1 में हम पाठ को डीप में करेंगे ताकि आगे हम सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सुलझा सकें, उसको हल कर सकें। भाग 2 में आपके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न है और भाग 3 में महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। और चलिए शुरू करते हैं बस की यात्रा। आज आपको बस की यात्रा करवाते हैं। चलिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत पाठ है जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा हुआ है। बच्चों, जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जो भी लेखक होते हैं या जो भी कविता के कवि होते हैं, हमें इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम इनके द्वारा रचित रचनाओं को पढ़ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इनके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है कि इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य जगत को अनुपम रचनाओं से समृद्ध किया है। और आज शायद इनकी लेखनियों का ही ये नतीजा है कि हमारा हिंदी साहित्य ना केवल भारत में बल्कि विदेश में भी जगमगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर। ये एक गद्य के लेखक हैं और हरिशंकर परसाई जी की सबसे अनमोल और अच्छी बात मुझे लगती है, ये एक व्यंग्य लेखक हैं। इनकी जो गिनती है एक व्यंग्य लेखकों में होती है। व्यंग्य क्या होता है? जो किसी पे सटायर करते हैं, है ना। तो चलिए इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपसे अनुरोध इतना है सबसे कि आप इसको पॉज करके इनके बारे में पढ़िए ज़रूर। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक इंसान के पीछे उसके जीवन का अपना एक स्ट्रगल होता है। हर किसी ने संघर्ष किया होता है। तो इनके बारे में पढ़कर भी हमें पता चलेगा कि किस तरह से इनके जीवन में भी कठिनाइयाँ थी, पर ये फिर भी आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन भी होगा जिससे हम भी अपने जीवन में कभी इन्हीं की कहानियों के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे ना, अभी जब आप किसी भी लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जीवन कैसा था, क्या क्या उन्होंने रचनाएं रची, क्या क्या सम्मान मिले, और जब आप उनके द्वारा रचित कोई भी नाटक, यात्रा वृतांत, कविताएं कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो बात तुरंत क्लिक करेगी। और जो इनके जीवन में घटित होती है ना, वही चीज़ें इनकी लेखनी में यानी कि गद्य और पद्य में नज़र भी आती है। तो उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, तो हरिशंकर परसाई जी के बारे में थोड़ा सा ही बताना चाहूँगी, बाकी आप इसको डीप में पढ़ेंगे। ये मेन जो है, मैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं पे जाऊंगी। ये तो इनके पूरा जीवनी इनका लिखा है कि ये जन्म इनका कब हुआ था और इनके भाई बहन थे। तो बचपन में इनके जो है भाई बहनों का पूरा बोझ इनके ऊपर आ गया था क्योंकि माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके पालन पोषण की भी जिम्मेवारी इनके ऊपर थी। तो बचपन से इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ा। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है जिनकी वजह से मेरे फेवरेट हैं कि ये एक व्यंग्य लेखक में इनकी गिनती होती है, यानी कि इनके साहित्य की विशेषताओं का आधार जो है उनके व्यंग्य लेखन ही है। इन्होंने अपने व्यंग्यों के लिए जिन विषयों को चुना यानी कि जिन सब्जेक्ट्स को चुना, वो विषय निश्चित तौर पर हमारे आसपास ही घटित होते दिखाई देते हैं। जैसे कि फैशन परस्ती, आजकल लोग आप देख रहे हैं, आजकल नहीं इनके समय पर भी था फैशन। अवसरवादिता, अवसरवादिता क्या होती है कि जैसे कि अवसर देखा, मौका देखा और किसी ने किसी का गलत फायदा उठा लिया और अपना फायदा कर लिया, उसको कहते हैं अवसरवादिता। झूठा मान सम्मान, है ना। झूठा मान सम्मान मतलब कि सामने आपको बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, पीठ पीछे आपके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो वो होता है झूठा मान सम्मान। चुनाव व्यवस्था को लेकर इन्होंने काफी कटाक्ष किए। राजनीतिक दांव पेच क्या होते हैं? स्वार्थ, भ्रष्टाचार, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर जो ठगी होती है लोगों से, एक दूसरे से जो आगे निकलने की होड़ है कि बस अपने बारे में सोचना और दूसरे को पीछे कैसे भी धक्का दे देना, उनके बारे में नहीं सोचना। भाई भतीजावाद, चरित्रहीनता आदि जो ये है इनके प्रमुख विषय रहे हैं। तो इनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, इन्होंने मनोरंजन के लिए नहीं किया। इन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार जो पाठकों का यानी कि हम जो पढ़ते हैं, हम पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो जीवन को दूभर बना रही हैं, है ना। बिल्कुल, इतनी सारी चीज़ें आज भी आप कहीं ना कहीं हम लोग भी इनके शिकार हो ही रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम सभी को अपने जीवन में
इनके द्वारा रचित रचनाओं को पढ़कर, या हमें भी, हम हर किसी को कटाक्ष नहीं कर सकते, हम हर किसी को नहीं बदल सकते, बट हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। अगर ऐसे ही हर एक व्यक्ति सोचेगा तो निश्चित रूप से एक दिन समाज अच्छा हो सकता है। हम पॉजिटिव तो सोच ही सकते हैं ना, हम कभी गलत आसपास घटित हो रहा है इसका मतलब ही नहीं, अपनी सोच ही नकारात्मक कर लें। और इनके द्वारा रचित रचनाओं को आप ज़रूर पढ़ेंगे और उसके बाद इनको मिला पुरस्कार और सम्मान। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात और अवश्य बताना चाहूँगी कि इनके बारे में वैसे बहुत डीप था, मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें बताई हैं। और अधिकतर मैं अवॉइड करती हूँ किसी भी लेखक के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में वर्णन करना, नीचे लिखना कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी लेखक और कभी अ, मतलब आज भी कहीं ना कहीं वो हमारे दिलों में विद्यमान है, हम उन्हें याद करते हैं, उनकी रचनाओं को एक सम्मान की दृष्टि से हिंदी साहित्य में देखा जाता है। और मेरे लिए तो सभी सम्मानीय हैं और आप सभी के लिए भी होंगे। तो इसलिए मैं उनकी मृत्यु के बारे में नीचे कुछ नहीं लिखती हूँ। हाँ, वो बात अलग है आप इनके बारे में कि सन कब है, तो ये मेरी नज़र में तो सभी आज की दृष्टि में विद्यमान हैं कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो चलिए अब हम ज़्यादा विलंब ना करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको बस की यात्रा करवाती हूँ बहुत अच्छी सी। देखिए, पाठ का सार, पाठ के सार में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, यानी कि पूरे पाठ की शॉर्ट में कहानी। तो पहले तो इसको शॉर्ट में सुनना, ठीक है। तो इस लेखक के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का जो है लेखक जो है बखान करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस। एक बार ना, अब आपको इमेजिन करना है, जो मैंने आपको तरीका बता रखा ना इमेजिनेशन का, वो कीजिए, ठीक है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे, बस बहुत ही पुरानी थी, एकदम खच्चड़ खटारा बस, है ना। उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती है ना, उनकी खस्ता हालात पर व्यंग्य किए हैं और ये भी दर्शाया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यपद लगती हैं और बहुत ही रोचक हो गई हैं उनकी यह रचना। तो आइए हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफर ना करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह ना मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है कि ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। आगे इस पार्ट को मैं डीप में अभी आपको बताऊंगी। आगे देखिए, कुछ समय की यात्रा के बाद क्या हुआ, बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, ना जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है, ना जाने कब टकरा जाए या गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानी, आत्मग्लानी मतलब जब किसी को एक होता है ना अंदर से बहुत ज्यादा इंसान पछतावा होता है किसी चीज का, तो आत्मग्लानी से मन भर उठता है और विचार आता है, क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं विलंब नहीं करूंगी, आगे करेंगे। तो इस पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, पहले हम उनको भी देख लेते हैं। और इन शब्दार्थों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पाठ के बीच बीच में मैं आपको ये जो शब्द आए हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। और बस आपको ना पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस पाठ में ना बीच में आपको बहुत हंसी आने वाली है। देखो, अब आपको बिल्कुल ऐसे सोचना है कि वो सारी चीज़ ना आपके सामने घटित हो रही है, आपको कहानी को बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है। बस की यात्रा, अब लेखक क्या कह रहे हैं, बस की यात्रा हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था।
लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। खूब व्योवृत थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब बस देखिए जरा, इस तरह की रही होगी। अब भाई जो वर्णन इसमें दिया गया है, मैंने उस आधार पे आपके लिए एक ऐसी खटारा बस दी है, तो आप सोच सकते हैं इस तरह की बस थी। तो सिचुएशन ये है बच्चों कि इसमें है ना, लेखक अपने 5 मित्रों के साथ निकलता है शाम 4 बजे बस के लिए, और उनको जाना है पन्ना, और वो बस मिलती है 1 घंटे भर बाद। और जबलपुर की ट्रेन को वहाँ से एक और ट्रेन वहाँ से मैच होती है, बट उनको जाना था बस में। अब वो कह रहे थे कि अब उनको सुबह है ना अपनी जो जॉब थी उस पर उनको वहाँ पर हाजिर होना था, और वो सोच रहे थे सुबह तक तो पहुंच जाएंगे, तो वापसी के लिए भी यही रास्ता ठीक रहेगा। पर जब कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने इनको समझाया कि भाई इस वाली बस, शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना। तो वो कह रहे थे भाई क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? भाई अधिकतर तो हम यही सोचते हैं कि भाई कुछ दिक्कत होती होगी, पर उसने बोला नहीं नहीं, ये बस ही डाकिन है। क्यों? खूब व्योवृत, व्योवृत का मतलब क्या होता है? बहुत बूढ़ी थी। बूढ़ी मतलब माफ कीजिएगा, व्यवृत का मतलब होता है बस की हालत ऐसी थी, बहुत पुरानी। व्यवृत का मतलब यहाँ पुरानी से है। सदियों के अनुभव के निशान, मतलब अनुभव के निशान मतलब वो काफ़ी समय से वो चल रही होगी, और कभी कभी किस उस पर खरोच आई होगी, कभी कुछ हुआ होगा, तो वो उसके अनुभव के निशान थे उस पर। तो लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे कष्ट होगा वृद्धावस्था में, यानी कि वो ठीक से तो चलती नहीं है। तो इस बस की तो बस पूजा ही करनी है, तो इसमें जो है सवार कैसे हुआ जा सकता है? आगे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी। अब यहाँ से ना थोड़ा ट्विस्ट आता है, ध्यान से सुनना। जो ये बस थी ना जिस कंपनी की, उसका एक पार्टनर था, हिस्सेदार, ठीक है। वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। डॉक्टर मित्र ने, जो उनके डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। तो यहाँ पर क्या है, परसाई जी जो है, हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य कर रहे हैं कि भाई जो बूढ़े लोग होते हैं, यानी जो वयोवृद्ध होते हैं, वो विश्वसनीय होते हैं, यानी कि रिलायबल होते हैं, वी कैन ट्रस्ट ऑन देम। बट ये नई नवेली से ज़्यादा, यानी कि जो नई बसें होती हैं उनसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है, आप इजीली इसमें जा सकते हो क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है ये बस, है ना। तो चलो, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब देखो उन्होंने यहाँ पे व्यंग्यात्मक शैली तो की है, बट एक हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। जब क्योंकि आप जब इनके डायलॉग्स को पढ़ेंगे, जो सिचुएशंस, जो सिनेरियोस आके आपको क्रिएट होकर मिलेंगे ना, तो दैट विल रॉक योर माइंड। इट्स अमेजिंग। ठीक है, आप देखिए, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें जैसे कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, यानी कि जो लोग बस में अपने अपने रिश्तेदारों को या जो भी है जिनको भी छोड़कर आ रहे थे, वो इस तरह से देख रहे थे कि जैसे बस भाई अब तुम इसमें चढ़े ना, अब पता नहीं कब मिलेगा। इतनी खस्ता हालत थी उस बस की। अब देखो इंजन क्या हुआ, सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी इससे पता चल रहा है कि वो इंजन की आवाज़ बहुत तेज आ रही होगी, खड़खड़ 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 खड़खड़, बहुत तेज, लाइक दिस। और वो जब चला ना इंजन, तो उनको लगा कि भाई हम बस में बैठे हैं या इंजन में बैठे हैं। तो ऐसा जो वो सिचुएशन थी, वो लेखक को ऐसा महसूस हुआ। अब ये मैंने अलग से हाईलाइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा शैली का अनुपम प्रयोग किया है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखो फिर से समझो, कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि बस में कांच ही कम थे, यानी कि वो टूटे हुए थे जगह जगह से। जैसे देखो यहाँ है, यहाँ पर तो है ही नहीं कांच, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक है एक नहीं है, तो ऐसे उधर भी जैसे कहीं कहीं पर बीच बीच में जैसे कि मतलब ऐसे थोड़े बहुत रहे होंगे, है ना, जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो वो क्या कह रहे थे, कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि बस में कांच खिड़कियों में कम थे, कुछ टूटे हुए थे। और जो बचे थे, यानी कि जो बचे थे वो कैसे थे, कुछ ऐसे ऐसे रहे होंगे जिगजैग फॉर्म में टूटे हुए, उनसे हमें बचना था। यानी कि अगर वो सीट के पास बैठे हैं और बस अगर इधर उधर मुड़ेगी राइट लेफ्ट, तो वो उनको
चुभ सकते हैं, तो वो कह रहे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही क्या है, इंजन है। देखो अंदर का सीन इस तरह का कुछ हो सकता है। मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत कोशिश करी है, बहुत, कि जिससे तुम्हें ना थोड़ा अच्छे से समझ आए कि इस तरह से अंदर का सीन रहा होगा, अंदर बस का खटारा सीन, और वो बैठे हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय के आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी अब ये उस समय की बात करें जब गांधी जी भारत स्वतंत्रता के आंदोलन में ये सारे आंदोलन चला रहे थे ना, असहयोग आंदोलन, तो उस समय की बात कर रहे हैं कि तब तो ये यंग रही होगी और बहुत अच्छे से, मतलब उस समय की इतनी पुरानी है तो उस समय तो यंग रही होगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए व्यंग्य कर रहे हैं कि हर एक हिस्सा असहयोग कर रहा था, यानी कि बस चल रही है तो क्या लग रहा है उनको कि सीट आगे की तरफ खिसक रही है, कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे, और इंजन की आवाज़ इतनी तेज आ रही है, और क्या खिड़की टूटी पड़ी है कहीं पर नहीं है। तो यानी कि बस का हर एक एक हिस्सा कहीं ना कहीं से एक दूसरे से सेपरेट दिख रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई बैठा हुआ है, बस चल रही है और वो हिल रही है बहुत जोर जोर, कोई आगे जा रहा है, कभी वो फिर सड़क के किसी तरह पीछे आते सीट पे तो फिर सड़क के आगे हो जाते। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं वो। अब वो क्या कह रहे हैं, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि जब वो चलने लग गए और बार बार उनको यही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि वो ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो उनको लग रहा है कि भाई हम सीट पर नहीं बैठे हैं, सीट हम पर बैठी है, क्योंकि वो बार बार उनको आगे धकेल दे रही है, वो पीछे हो रहे हैं फिर आगे, तो उनको लग रहा है भाई हम नहीं बैठे, सीट हम पर बैठी है। एकाएक क्या हुआ फिर, बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की जो बस की टंकी है ना, जिसमें पेट्रोल फिल होता है, उसमें क्या हो गया, छेद हो गया एकदम। मतलब अब तो बुरी हालत हो गई। तो पहले ही बस को देखकर और उसकी चीज़ों को देखकर वो लेखक इतना परेशान हो रहा था, बस रुक गई तो पता चला छेद हो गया। अब देखो, अब ये तरीका देखो किस तरीके से वो पेट्रोल डाल रहा है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। इमेजिन करो, ड्राइवर पेट्रोल निकाल रहा है उसकी टंकी से जो बचा है और बाल्टी में निकाल लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। ठीक है, पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो देखिए ये एक तरह का, ये भी एक कटाक्ष है, व्यंग्य है। अब बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। पहले कितनी थी, 8-10, अब कितनी हो गई, थोड़ी सी भाई स्पीड बढ़ गई, 15-20 मील। मुझे उसके किसी भी हिस्से पे भरोसा नहीं था। अब लेखक की ये उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी कि भाई ये बस कहीं से सही सलामत होगी। और अब उसको क्या लग रहा है, ब्रेक फेल भी हो सकता है भाई। अभी तक तो उसने क्या देखा, सीट खराब, इंजन ऐसा था, कांच टूटे हुए थे, ठीक है। अब फिर टंकी में छेद हो गया, तो अब वो क्या सोच रहा, ऑब्वियसली कोई यही सोचेगा, इतनी सारी चीज़ हो रही हैं तो। अब वो सोच रहा है ब्रेक फेल भी हो सकता होगा भाई, स्टेयरिंग भी टूट सकता है इस बस का। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। तो यहाँ तक कि ऐसे ऐसे रोड पर बस जा रही है, सोचो, इमेजिन करो, ऐसे रोड पे वो खटारा बस जा रही है, व्यववृत बस, ठीक है। हरे भरे पेड़ थे दोनों तरफ साइड में रोड पर, और क्या थे, पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि लेखक जो है इन पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, बिल्कुल समझेगा, क्यों, सिचुएशन देखो। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस अब वही यूं जाएगी, ऐसे सीधी चल रही है और जाके यूं ध्यान से टकरा ना जाए, ठीक है, क्योंकि जो बस की हालत थी तो वो यही सोच रहा था। तो अब उसको ये सारे पेड़ ना दुश्मन क्यों लग रहे थे कि ये नहीं होंगे तो टकराने की सिचुएशन नहीं होगी। अब झील दिखती तो सोचता, यानी पेड़ दिखते तो सोचता टकरा जाएगी, और अगर उसको कहीं रास्ते में झील दिखती ना तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा लेगी, यानी कि डूब जाएगी। एकाएक बस, फिर क्या हुआ, वो सोच ही रहा था कि एकाएक क्या हुआ, बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली नहीं। सविनय वैज्ञान आंदोलन शुरू हो गया, यानी कि फिर से शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। कंपनी का हिस्सेदार कौन था, वही जो पार्टनर था, वो क्या कह रहा था, इतना होने पर भी, अब भाई वो तो उसका पार्टनर है उस कंपनी का, तो क्या कह रहा था
कि लोगों को भाई बुरा ना लगे, एक उम्मीद बंधी रहे बस से, हताश ना हो लोग। तो वो क्या कह रहा था, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, फर्स्ट क्लास। ये तो इत्तेफाक की बात है, यानी कि अरे जी ऐसा तो इसमें कभी नहीं होता, मतलब ये तो अभी हो गया, इत्तेफाक हो गया, यानी कि अचानक हुआ है, वैसे नहीं होता, फर्स्ट क्लास बस है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। क्षीण चांदनी में यानी कि रात का समय हो गया। अब देखो ये रात का समय हो गया, हल्की हल्की चांद की चांदनी थी, उसमें वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, मतलब उसमें दया आ रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, ग्लानि मतलब दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, और अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब कि ये मर गई या इसका अंत हो गया, पूरी तरह खत्म हो गई, चली ही नहीं, तो इस बियाबान, बियाबान मतलब सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब होता है जब जो किसी के मरणोपरांत हम घर में जो करते हैं ना क्रियाक्रम वाली चीज़ें, वो सारी कि भाई अगर ये यहाँ हो गई तो हमें इसे ऐसी सुनसान जगह पे इसकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए। अब आगे क्या कहता है लेखक, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, ठीक है, और कुछ सुधारा। उस चली तो ऊपर क्या हुआ, पहले से उसकी चाल कम हो गई। 8-10 मील चली थी, फिर कितनी हुई थी, 15-20, अब क्या हो गई, और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि ऐसे उसकी जो ये थी ना आंखों की ज्योति, मतलब ये जो हेडलाइट्स थी ना, वो बहुत डिम हो गई, कम रोशनी दे रही है। तो चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, धीरे 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 धीरे। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, और ऐसे लगता कि कहती दूसरी गाड़ियों से कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, एक पुल आया था छोटा सा, पुलिया मतलब, तो एक टायर फिस करके बैठ गया। अब ये जो शब्द है ना फिस, ये है ना एक ध्वनि शब्द है, ठीक है। ध्वनि शब्द भी होते हैं जहाँ जिनको हम सिचुएशन के हिसाब से हम उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे टायर की आवाज़ होती है, टायर निकला, तो उसकी आवाज़ को बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। वह बहुत ज़ोर से हिलकर जो है थम गई। अगर स्पीड में होती भाई तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको घर में आपकी मम्मी से पिटाई हो रही है और आप अपनी मम्मी को बड़े उससे देखते हो, मतलब कि काश आपको छोड़ दे, तो इसी तरह से जो अब लेखक इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे, और वो जो कंपनी का हिस्सेदार था, ही इज़ द ओनली पर्सन जो उस बस के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा था, पॉजिटिव सोच रहा था। तो लेखक यहाँ पर क्या है, उसके उसको एक श्रद्धा भाव से देख रहा था, श्रद्धा भाव से मतलब एकदम मासूमियत चेहरे से। अब क्या हुआ, वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। अब वो लेखक कह रहा है कि भाई इस हिस्सेदार को ना बहुत अच्छे से पता है बस कैसी है, और इसका साहस तो देखो कि टायर की हालत ऐसी है फिर भी वो इस बस में क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ की सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, एक तो आप दूसरों को तो चलो झूठ बोल रहे हैं, आप खुद भी बड़े वो वैसे हैं आपकी ट्रैवल कर रहे हैं। आप देखो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, उसकी चाल कम हो गई और उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अपनी तो उम्र नहीं है, और बहुत जोर से हिलकर जो है थम गई। तो ये मैंने एक और सीन लिया है ताकि आप इसको और अच्छे से ऐसे देख सको। अब देखो, अब वो कह रहे थे कि अगर वो स्पीड में जाती तो उछलकर नाले में गिर जाती, यहाँ तक हमने पढ़ा। और अब वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना, उत्सर्ग का मतलब क्या है, बलिदान, ठीक है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब जो कहीं नहीं मिलता। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो मैंने ये उत्सर्ग की भावना इनके अंदर देखी है ना, बलिदान इतना बड़ा अपनी कंपनी के लिए बलिदान, और इस बस के लिए तो वो भाई मिलना मुश्किल है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। अब वो सोच चुका था कि मुझे नहीं लगता भाई मैं समय पर जो है पहुंचूंगा। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद मैंने छोड़ दी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की मैंने उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे कहा जाएंगे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। उस लोग को मतलब ऊपर वाले लोग को। तो इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। अब
अब उनका माइंड ना एकदम चेंज हो चुका। पहले वो डर रहा था, अब इतने सारे उसके साथ इंसिडेंट्स हो चुके लेखक के साथ कि उसने अब अपने मन को ना समझा लिया। और एक एक सिचुएशन ऐसी आती है ना कभी लाइफ में कि आप डर डर के ना एकदम फिर बाद में बोल्ड हो जाते हो, अब जो होगा देखा जाएगा। तो वही सिचुएशन थी लेखक के साथ। अब क्या हुआ, उसकी चिंता जाती रही, हंसी मजाक जो है चालू हो गया। तो देखिए कितना, किस तरह से व्यंग्य किया है हरिशंकर परसाई जी ने, हास्य व्यंग्य से भरा ये पाठ था। और इसमें उन्होंने जो खराब बसें हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया है कि किस तरह से वो खराब बसों को भी चलाते रहते हैं और यात्रियों की जान जोखिम में रहती है और खुद भी अपना लगे रहते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ? और आप इसको बहुत अच्छे से एक बार और पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो भाग तो ज़रूर देखिएगा, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।